So first of all, good morning. Earlier we used to type good morning in the chat box, but maybe now it is a burden. So let us just keep it this way. And second thing is that in the last class, I asked you to look at different methods, how to calculate or which are the steps in calculation national income by different methods. Generally, we have got three methods: production method, also known as value added method. Then we have got income method, and then we have got expenditure method. So I'm just sharing my screen to make it easier for you, but I will be watching that no one is closing the camera. I've got a trick. I opens this Zoom on two devices. एक डिवाइस से बेटा मैं सबको देखता रहता हूँ और एक डिवाइस से पढ़ाता रहता हूँ. देखो मैंने अपना ट्रेड सीक्रेट भी आपको बता दिया. जनरली कोई नहीं बताता है ऐसी बातें, अपनी राज की बातें होती हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया बिकॉज आई बिलीव इन डेमोक्रेसी. तो एक डिवाइस जो मेरी है वो आपको चेक करेगी कि किसका कैमरा ऑन है, किसका कैमरा ऑफ है. सामने रखी है मेरे, और एक डिवाइस पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो डोंट स्विच ऑफ योर कैमरास. आप कानून की नजर में हैं. So I hope you can see this. So this is basically प्रोडक्शन मेथड. यहां से स्टार्ट कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा और देखिए आप. 3 फेजेस ऑफ इनकम होती है, ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था. किसी भी इकोनॉमी बनने में 3 फेजेस होते हैं. सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उसके बाद कंजम्पशन होता है. ठीक है, तो यहाँ पर डिस्पोजिशन, पहले जनरेशन ऑफ इनकम होगा जब आप प्रोडक्शन करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर कंजम्पशन करेंगे. डिस्पोजिशन का मतलब होता है खर्च कर देना, और कंजम्पशन जब आप करेंगे तो आप अपनी इनकम को खर्च कर देंगे. ओके, तो तीनों के साथ ही तीनों मेथड हैं. देखिए, जब आप इनकम जनरेट करते हैं तो प्रोडक्शन मेथड यूज करते हैं, जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इनकम मेथड यूज करते हैं, और जब आप कंज्यूम करते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हैं. ये आपकी नॉलेज के लिए है. हमारा काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड ये कब होता है? देखिए, यहाँ से वैल्यू एडेड मेथड कब होता है? जनरेशन ऑफ इनकम होती है इससे. ठीक है, तो इसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हैं. इंटरमीडिएट गुड्स का भी ऑल नो, इंटरमीडिएट गुड्स हमने लास्ट लेसन में भी डिस्कस किया था. दोज गुड्स which are either used for resale or for further production. Then final goods which are either consumed or used as investment. मैं इसे भी साथ साथ बात करते चलते हैं. ये नोट का आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं. ये जितने भी मैंने आपको नोट्स दिए हैं बेटा, एक बात का ध्यान रखिए, इसमें से आप और कुछ भी कम नहीं हो सकता. जितना कम हो सकता था बुक्स में से 4 चैप्टर को, उसमें से फालतू बात निकाल के जितना हमें नॉलेज के लिए, सिलेबस कवर करने के लिए हो सकता था, दैट ऑल इज इन दिस 21 पेजेस. इससे कम नहीं हो सकता. तो ये नोट हमने याद रखना है. एग्जामिनर आपसे कहेगा कि गुड्स को क्लासिफाई करने का बेसिस क्या होता है. एक ही गुड है, जैसे हमने शायद लास्ट लेसन में डिस्कस किया था, एक ही गुड है, वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है. तो बेसिकली द एंड यूज ऑफ द गुड्स, द एंड यूज ऑफ द गुड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एक ही गुड एक ही टाइम में कैसे डिफरेंट रोल प्ले करता है, ये मैंने हाईलाइट किया है. देखिए यहाँ पर, बट टू द यूज टू विच द गुड इज टू बी पुट, इन सिंपल वर्ड्स वी आर सेइंग एंड यूज ऑफ द गुड. तो एंड यूज ऑफ द गुड से हम क्लासिफाई करते हैं. फिर फाइनल गुड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करेंगे तो कैपिटल गुड हो जाएंगे, जिनसे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और अगर इन कंजम्पशन के लिए करेंगे तो कंजम्पशन गुड हो जाएंगे. यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, लेकिन कंजम्पशन गुड्स को भी फिर हम कितने पार्ट्स में और फर्दर क्लासिफाई करते हैं, कौन बताएगा? कृतिका से पूछते हैं. कृतिका म्यूट कीजिए बेटा. कृतिका रानी. बेटा, कंजम्पशन गुड को हम फर्दर कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं? कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवाइज करते रहना चाहिए हमें. दिव्या देंगी इसका आंसर. दिव्या, अनम्यूट योरसेल्फ. कंजम्पशन गुड कितने टाइप का होता है? कंजम्पशन गुड ड्यूरेबल, जी, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल. ओके, एंड लास्ट? वो लास्ट वन वाज सर्विसेज. सर्विसेज. अभी आप 1 लाख रुपया जीत सकती थी. चलिए कोई बात नहीं. तो ये जस्ट वी नीड टू इंटरेक्ट, वी नीड टू टॉक एंड वी नीड टू रिवाइज एवरीथिंग. ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया फिर वो 6 महीने बाद याद करना.
ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हमारा आज का मेन काम शुरू होता है, वो सब हमने पढ़ लिया था, वी वर जस्ट काइंड ऑफ रिवाइजिंग दैट। तो सबसे जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी थ्रू प्रोडक्शन मेथड। तो आर फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप पे हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी एंटरप्राइजेस हैं, कौन सी फर्म्स हैं हमारी इकोनॉमी में जो फैक्टर इनपुट्स को यूज कर रही हैं, विच एम्प्लॉय द फैक्टर इनपुट। जब हमने पहचान लिया कि हाँ ये फैक्टर इनपुट को यूज कर रही है, फैक्टर इनपुट कौन कौन से होते हैं, मुझे कौन बताएगा? ईशा से पूछते हैं आज, ईशा अनम्यूट कीजिए। फैक्टर इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं बेटा? अनम्यूट करो, हाँ शाबाश। सर रिपीट करिए क्वेश्चन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं बेटा? लैंड, अच्छा लैंड, फर्म्स। ओके वेरी गुड। कोई बात नहीं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज हमारे फैक्टर इनपुट्स होते हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, अब उसके बेसिस पे हमने गुड्स को या फर्म्स को तीन कैटेगरी में या तीन सेक्टर में डिवाइड कर लेना होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। I will not be going into details because we all know primary sector means agriculture and allied activities, secondary sector means industrial sector, tertiary sector means service sector। उसके बाद हम इन सभी प्रोड्यूसिंग यूनिट की वैल्यू को ऐड करते हैं तो जीवीए एमपी आ जाता है। जीवीए एमपी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है ना, नीचे देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है? सेल्स प्लस चेंज इन आउटपुट। ओके चलिए, अब उसके बाद जब हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट कर लिया, फिर हमें जीडीपी एमपी कैलकुलेट करनी है। जीडीपी एमपी मतलब जीवीए एमपी, ये मैंने आपको लिखाया अभी का नोट्स में। तो उसके लिए क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमारा थर्ड स्टेप होता है। और फोर्थ स्टेप होता है एनडीपी एफसी कैलकुलेट करना, विच इज जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए। वो हमने अपने फॉर्मूले से चेंज किया है, एनएनपीएफसी का मतलब होता है यहाँ पर एनबीएफसी प्लस एनएफआईए। ठीक है, जो आपने फॉर्मूला लिखा है दैट इज एग्जैक्टली दिस वन, बस उन्होंने नीचे की एक लाइन चेंज कर दी। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिख देना है, नेशनल इनकम तक यहाँ तक लिख देना है आपने, जो मैंने ये ब्लू किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्टैंड अलोन अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये दोनों क्वेश्चन 4-4 नंबर में या 3 नंबर में अलग अलग आएंगे, एक साथ नहीं आएगा। प्रिकॉशंस, कौन कौन सी प्रिकॉशंस होनी चाहिए, ये हमने सभी चीजें पहले लिखी हुई हैं। आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम्स एंड आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम्स। प्रिकॉशंस का मतलब जिन्हें हमने यूज नहीं करना है जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो सेकंड हैंड गुड्स वी ऑल नो, इंटरमीडिएट गुड्स वी ऑल नो, रिटेन्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी हमने लिखा हुआ है। उसके बाद ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, ये इसी का एक सब टाइप है। ओन अकाउंट प्रोडक्शन, डोमेस्टिक सर्विस यानी कि नॉन मार्केट सर्विसेज जिन्हें हम बोलते हैं, वॉलेंटरी वर्क या प्रोडक्शन ऑफ आउट ऑफ लेजर एक्टिविटी, मीन जो आप हॉबी के लिए करते हैं, सेल परचेज के लिए नहीं करते हैं। सपोज कर लीजिए आपको कोई हॉबी है और आप उसके लिए अपना काम करते रहते हैं, कोई आपका रिलेटिव या फ्रेंड आता है कि भाई एक यूनिट या एक पीस मुझे भी दे दो, तो आपने वो बेचने के लिए तो नहीं किया है, तो आप उसे दे देते हैं। ओके, उसके बाद ये प्रिकॉशंस हो गए। देन प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, वी ऑल नो कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि फर्म ए अगर 100 रुपीज का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, फर्म ए अगर 100 का प्रोडक्शन करती है, वो फर्म बी को 150 का बेचती है, फर्म सी के पास वो 220 का चला जाता है। फर्म और लास्ट में जो उसकी वैल्यू होती है वो 350 हो जाती है। तो अगर हम इस सभी को जोड़ते हैं तो वैल्यू यहाँ देखिए आ जाती है 820, विच इज नॉट द करेक्ट वे। करेक्ट वे क्या है, या इसे हम कैसे ठीक से मेजर कर सकते हैं, उसके दो तरीके होते हैं हमारे पास, वैल्यू एडेड मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड होता है हमारे पास। और दूसरा मेथड कौन सा होता है बेटा? दूसरा मेथड होता है डायरेक्ट वैल्यू मेथड, फाइनल आउटपुट मेथड। या तो आप ये फाइनल आउटपुट ले लें विच इज 350, ओके, या फिर आप इनके अगर वैल्यू एडिशन देखते हैं तो 100 + 50 + 70 + 70 करते हैं तो भी 350 आ जाता है।
वी हैव आई थिंक डिस्कस्ड ऑल दिस। उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व है, प्रॉब्लम्स है वो जो आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। तो अभी एक बार मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से हमने डिस्कस किया है। देखिए इंटरमीडिएट गुड्स को हमने डिस्कस किया है, फाइनल गुड्स को वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है एंड यूज ऑफ द गुड, देन वी टॉक अबाउट कैपिटल गुड, कंजम्पशन गुड, देन स्टेप्स। First step is identifying and classifying goods into different sectors. Second step is calculation of GVA-MP. Third step is calculation of GDP-MP. Fourth step is calculation of NNP-MP. So out of these, if you have got any queries, you would like to ask anything, you can raise your hands. कुछ भी इसमें से आपने पूछना है तो आप you can raise your hand or you can just anything you would like to ask. चलिए आज मैं पूछ लेता हूँ फिर एक क्वेश्चन, ओके। तो आपने ट्रैक्टर किस किसने देखा है? ट्रैक्टर जिस जिसने ट्रैक्टर देख रखा है ऐसे थम्स अप करो। ट्रैक्टर होता है ना, 4 पहिए होते हैं उसके। जिस जिसने देख रखा है, ट्रैक्टर देख रखा है, जिस जिसने, उसने ऐसे करना है। अभी किसने ट्रैक्टर नहीं देखा? अच्छा ओके, प्रभजीत ने अच्छा देख लिया, चलो वेरी गुड। अच्छा अब आप सबने ट्रैक्टर देख रखा है तो चलो अब मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। आपने सिर्फ मुझे इतना बताना है कि ट्रैक्टर जो है वो इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है। और आज हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सबने ट्रैक्टर देख रखा है तो मुझे उसका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हिंदी भी यूज करनी चाहिए कभी कभी। सुखमप्रीत से पूछते हैं। सुखमप्रीत अनम्यूट करो बेटा। सुखमप्रीत कौर अनम्यूट योरसेल्फ। Intermediate. है बेटा, दोबारा बताइए। Final good, it can use the नहीं समझ में आया, थोड़ा जरा आराम आराम से बोलिए, आपकी आवाज ना। So final. फाइनल है, ओके फाइनल कह रहे हैं, ओके। अच्छा अभी रिदम से पूछ लेते हैं, इसने ट्रैक्टर बहुत देखे होंगे, मार्केट में निकलता रहता है। रिदम अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। यहाँ पे आपका माइक ठीक चल रहा है, जरा बोलिए आप। कुछ प्रॉब्लम है डिवाइस में, आपकी आवाज नहीं आती, यहाँ पे माइक दिखाता रहता है। आप इसे डॉक्टर के पास ले जाके चेक कराइए मोबाइल को। तब तक हम जशन से पूछ लेते हैं। जशन अनम्यूट कीजिए बेटा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, ट्रैक्टर जो है वो इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है? सर पक्का नहीं कह सकते, इंटरमीडिएट में भी। इंटरमीडिएट। चलिए गैस्टिमेशन कर रहे हैं, यहाँ पे गैस करते हैं सब क्लास में दादा। आकाशप्रीत सिंह से पूछते हैं। आकाशप्रीत, आकाश लुभाना अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, पिछले 2-3 दिन से गायब थे क्लास से, तबीयत ठीक है आपकी? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बताइए ट्रैक्टर कैसा गुड है? फाइनल। फाइनल, एकदम से फाइनल कर दिया इसने। नो इफ नो बट ओनली दैट। चलिए ओके, अब कौन बताएगा? अभी वैशाली ने नहीं बताया आज। वैशाली अनम्यूट कीजिए बेटा, बताइए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा। सर, इट्स इंटरमीडिएट गुड। ओके, so finally we can say that tractor is an intermediate good, it is not a final good. Now why it is an intermediate good, कौन बताने वाला है? सिंपल सा, पहले आपने इंटरमीडिएट गुड की डेफिनेशन देखनी है, उसमें से 2 काम में से एक काम कौन सा करता है, ट्रैक्टर को बता देना है। इट इज सो सिंपल, बहुत लंबा चौड़ा नहीं सोचना। इंटरमीडिएट गुड की डेफिनेशन, वेरी गुड। बताओ वैशाली, अनम्यूट करो बेटा। Sir, because it's used for the further production. ऑफ Further production. फर्दर प्रोडक्शन ऑफ, किस चीज का फर्दर प्रोडक्शन करता है वो?
सर जैसे कि फील्ड्स में कुछ लगाएंगे तो जैसे सर वीट अच्छा। हो गई, जैसे कुछ भी। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बेसिकली ट्रैक्टर इज नॉट अ मोड और मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रैक्टर इज एन एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट विच हेल्प्स इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है ना। आप किसी के घर में भी अगर ट्रैक्टर लेते हैं तो खेती करने के लिए लेते हैं, इसलिए थोड़ी लेते हैं कि ट्रैक्टर पे बैठ के शाम को मार्केट में जाएंगे। देखा है आपने कोई के चलो भाई ट्रैक्टर पे बैठ चले जाते हैं मजबूरी में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, या यूज कर लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसका मेन पर्पस क्या होता है भाई, खेती में यूज करना है। ऐसे आपने किसी को नहीं देखा होगा कि मैं तो ट्रैक्टर पे स्कूल आता हूँ। देखा है कोई अपना स्टूडेंट आज तक? मोटरसाइकिल पे देखा है आपने, फोर व्हीलर में देखा है, ऐसे कोई नहीं आता भाई ये लड़का है XYZ सिंह और ये जो है वो ट्रैक्टर लेके आता है डेली स्कूल। ट्रैक्टर इसका स्कूल के बाहर खड़ा रहता है, छुट्टी होती है ट्रैक्टर पे बैठकर वापस जाता है। वी हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दिस। So basically tractor is not a mode or mean of transport. Tractor is agricultural equipment which is substituted as mode of transport sometimes. Okay, चलिए साहब, so this is okay. Now we shall move forward to another method. This was value added method or production method. Now ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लेने हैं, उसके बाद इनकम मेथड देखते हैं। बेटा ये हम सबको पता है इसका मेथड, एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, वेजेस प्लस सीओई प्लस एमआई, ऐसे भी बोल देते हैं। इसमें तीनों चीजें लिखी हुई हैं नीचे, फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे एवरीथिंग इज मेंशन्ड। इसमें भी स्टेप सेम रहेंगे, पहले आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई करना है। अगर आप एक मेथड अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फर्स्ट स्टेप इज सेम। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो हमारे सेक्टर्स थे इनसे जो इनकम हो रही है उसे सीओई, ओएस और एमआई में क्लासिफाई कर लेना है। एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड स्टेप में हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये एक नोट है, इन्वॉल्व इन एस्टिमेटेड नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड any income corresponding to which there is no flow of goods and services or value is added should not be included in calculation of national income। यानी कि इन्होंने इनडायरेक्टली कहा है कि कोई भी ट्रांसफर इनकम होती है तो उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये जो इनकम्स होती हैं इन्हें भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट लाइक स्कॉलरशिप, लाइक हेल्प, लाइक आपको पॉकेट मनी मिलती है, आपको अलाउंस मिलता है, ओल्ड एज पेंशन मिलती है, ये सब चीजें हम शामिल नहीं करते हैं। इलीगल इनकम, बहुत से लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे होते हैं जो इलीगल एक्टिविटी करते हैं, उनकी जो इनकम होती है उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन नाउ बेटा इधर देख रहा हूं मैं कि कौन कैमरा स्विच ऑफ कर रहा है, बट नाउ इट इज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई एम इन्फॉर्मिंग। Now court has said that some part of illegal income can be included in calculation of national income. Things will be decided later. Second hand गुड्स को हम नहीं करते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स या इनकम टैक्स किसी भी टाइप के टैक्स को नहीं करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज को नहीं करते हैं, विंडफॉल गेम्स को नहीं करते हैं। अगर हम इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है ट्रिपल एस में तो उसे नहीं करते हैं। फॉर्मूले में हम क्या लिखते हैं, वेजेस एंड सैलरीज प्लस इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस, उसे करते हैं। सेल्फ कंजम्पशन को, इम्प्यूटेड रेंट या टैक्सेस को हमने नहीं करना होता, ठीक है। ये सब एक बार देख लीजिए आप आराम से। फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई है, देन उसे हमने अलग अलग इनकम टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपीएफसी कैलकुलेट करनी है। फिर थर्ड स्टेप है, इसमें फाइनल स्टेप हमारा, उसमें हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। All these precautions we have already written in calculation of items to be included and not to be included in calculation of national income. Okay, any question from anyone? Any question बेटा? किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, आप अपनी बुक में भी इसे एक बार देख सकते हैं, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, नो इशू एट ऑल। Anything you would like to ask? Can raise your hand. उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा बुक में।
Any question? No question? Okay, so let us move to the final part. Which is expenditure method. अब expenditure method अगर आपको याद है तो उसमें हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि किस टाइप का कैपिटल फॉर्मेशन है। यहाँ पर हमने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिया है तो हम जीडीपी एमपी कैलकुलेट करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। इसमें उनके जितने भी सब पार्ट होते हैं वो सब खोल दिए गए हैं। ऑल दिस इनमें से न्यूमेरिकल में ऐसे नहीं देते हैं जनरली, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन्होंने इनके जितने भी सब पार्ट हो सकते हैं वो सब अलग अलग बता दिए हैं। हम जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट विल वर्क परफेक्टली फाइन, नो इशू इन दैट, इट इज जस्ट लाइक फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी आपको उन्होंने बता दिया है। ओके, अब देखिए इसमें स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक यूनिट्स जो फाइनल एक्सपेंडिचर करती हैं वो चार हो सकती हैं, हाउस होल्ड, फर्म जिसे प्रोड्यूसिंग सेक्टर लिखा है हमने यहाँ पर, देन गवर्नमेंट एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हम चैप्टर नंबर 7 में भी क्लियर करेंगे। जनरली इसे ऐसे बोलते हैं AD is equals to C plus I plus G plus X minus M। उसके बाद इन चारों में आइडेंटिफाई करने के बाद इन चारों के एक्सपेंडिचर को लेते हैं। हाउस होल्ड का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसिंग का ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का नेट एक्सपोर्ट। जीडीपी एमपी के लिए हम इन चारों को ऐड कर देते हैं और उसके बाद लास्ट स्टेप में नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। ये इसके प्रिकॉशंस हैं, देख लीजिए। वही सेम प्रिकॉशंस आपको सभी मेथड्स में मिलेंगे अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। प्रिकॉशंस आर जनरली सेम और प्रिकॉशंस वो 4 या 5 से ज्यादा नहीं पूछते हैं। दे विल जस्ट से यू mention any 4 precautions, mention any 5 precautions while calculating national income by income method। जनरली 4 से 5 precautions अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे जो इन सभी में कॉमन है, अगर आप इंटेलिजेंटली इसे पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले इनके प्रिकॉशंस को देख लेंगे, फिर सभी में से कॉमन फाइंड आउट कर लेंगे और जो भी मेथड आएगा उसी में वो 5 प्रिकॉशंस आप लिख देंगे। दिस इज द वे टू गो फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है फिलहाल किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए बेटा। एनीथिंग एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क? एनीथिंग एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क? यू आर वेलकम। देख लीजिए एक बार इसे अपनी बुक में अच्छे से। जस्ट अ मोमेंट। एक क्वेश्चन है, अनम्यूट कीजिए बेटा। एक्सक्यूज मी सर, सर जो मशीनरी है वो भी तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होती है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट होती है, तो सर फिर ट्रैक्टर क्यों? आप बताओ पहले, थोड़ा सा सोचो, सोच के बताओ। सोचते रहे होंगे वैसे आप, मैंने एक लाइन नहीं लिखी उसमें जानबूझकर। सोचिए। फर्स्ट आई वांट माय स्टूडेंट्स टू थिंक एज मच एज दे कैन और एज मच एज दे वांट टू। जब आप अच्छे से अपना दिमाग लगा लें उसके बाद आंसर देने में मजा आता है। सोचिए। वंशिका का क्वेश्चन है, मैं आप सबको बता देता हूं कि हम ट्रैक्टर को मशीन क्यों नहीं मानते हैं। हम ट्रैक्टर को मशीन क्यों नहीं मानते हैं? भाई ट्रैक्टर भी तो मशीन है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रैक्टर को हम इंटरमीडिएट गुड मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। दूसरी बात, वंशिका का क्वेश्चन ये है कि ट्रैक्टर को हम इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं मानते हैं। ट्रैक्टर को अगर हम इन्वेस्टमेंट मान लेंगे तो फिर वो फाइनल गुड बन जाएगा। हालांकि मैंने अभी आपसे कहा कि ट्रैक्टर एक इंटरमीडिएट गुड होता है। अब पूरा क्वेश्चन सभी के सामने आ गया, आप लोग भी दिमाग लगाएं थोड़ा सा। व्हाई इज दैट? ट्रैक्टर भी तो एक मशीन है और अगर मशीन है तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो वो फाइनल गुड हो जाएगा। यही बात है ना हमारी? बताइए जल्दी से, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लगा दो बस, 5%, ज्यादा नहीं। फिर पूरे दिन के लिए और भी बचा के रखो, पूरे दिन लगाना है, कोई सिर्फ इकोनॉमिक्स थोड़ी। लगाओ जल्दी लगाओ। अच्छा, अभी तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं,
जब ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं एंड द टीचर एनीवन, नॉट ओनली माई सेल्फ, एनी क्वेश्चन आस्क्स, टीचर आस्क्स एनी क्वेश्चन, और जैसे मैं क्लास में अगर ऑफलाइन क्लास होती है और आपसे कहता दिमाग लगाओ, तो आपका एक स्पेशल टाइप का एक इंप्रेशन आता है बच्चे का, वो ऐसे शो करता है टीचर के देखने पर कि जैसे वो सच में दिमाग लगा रहा है, हालांकि दिमाग के वहां कुछ नहीं लगा रहा होता वो। बताओ जल्दी से। हाँ, वो ऐसे कर लेता है, आंख बंद करता है, कभी ऊपर देखता है कि जैसे सर मैं सोच रहा हूँ, सोचता वोचता कोई नहीं है। हाँ, ये बातें सब समझता हूँ मैं पहले से। जल्दी बताओ, चीज स्ट्राइक करनी होती है एकदम स्ट्राइक कर जाती है, कौन बताएगा? ट्राई करो, आज ट्राई का कोई पैसा नहीं है, फ्री है बिल्कुल, कितनी भी ट्राई कर सकते हो, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आज आपसे, फ्री है बिल्कुल ट्राई करना। जल्दी कीजिए, दिस जस्ट द एंड ऑफ आवर क्लास। कुछ तो बताओ, चलो पहले वंशिका से ही पूछते हैं। वंशिका अनम्यूट करो बेटा। एनीथिंग व्हिच इज कमिंग इन योर माइंड, आई विल नॉट बी सेंडिंग यू टू जेल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुड आंसर। और कौन देगा? वैशाली ने दिया है, चलो वैशाली अनम्यूट करो बेटा। सर अगर मशीनरी बिजनेस फर्म ले रही है तो उसे हम इन्वेस्टमेंट में काउंट करते हैं। एग्जैक्टली आज आप 5 लाख रुपए जीते हो बेटा, डेली तो 1 लाख ही जीतते हैं सर। ये शाम को अमिताभ बच्चन आएंगे आपके यहाँ। चलिए खैर, तो द पॉइंट इज, अब आप समझे, एग्रीकल्चर इज नॉट और एग्रीकल्चर डज नॉट कम्स अंडर फर्म्स और प्रोडक्शन सेक्टर। एग्रीकल्चर जो है वो फर्म्स में या प्रोडक्शन सेक्टर में नहीं आता है, वो एक डोमेस्टिक एक्टिविटी होती है जो हाउस होल्ड्स करते हैं। तो इसीलिए हाउस होल्ड्स अगर फर्दर प्रोडक्शन के लिए किसी चीज को यूज करेंगे तो वो इंटरमीडिएट गुड होगा। अगर यही काम किसी फैक्ट्री में होगा और ट्रैक्टर जैसी कोई और मशीन आप वहां पर यूज करेंगे तो वो फाइनल गुड हो जाएगी। लेकिन एग्रीकल्चर क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं आता, तो उसमें यूज होने वाली मशीन भी फर्दर प्रोडक्शन में काउंट होगी, ना कि कैपिटल फॉर्मेशन में या फाइनल गुड में, और उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं देखा जाएगा। क्लियर? अगर क्लियर है तो ऐसे कर दीजिए, देखिए एक रिएक्शन होगा ऐसे वाला। मैं दोबारा बता देता हूं, ट्रैक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं आता है। जिन्होंने किया है मैंने देख लिया, उनसे पूछने वाला हूं अभी मैं। ट्रैक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं आता है, या एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं होती है। तो अगर हम ट्रैक्टर यूज करते हैं एक डोमेस्टिक एक्टिविटी में, तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होगा और उसे हम इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। अगर ये कोई भी मशीन इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज होती है तो वो कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट बन जाती है, उसे हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं। क्लियर? एनीथिंग एल्स? यस प्लीज। सर जो स्विंग मशीन है एक हाउसवाइफ की तरफ से परचेज की गई है, फिर वो कैसे इन्वेस्टमेंट होगी? 1 मिनट बेटा। वो कौन? हाँ जी, अब बताओ बेटा क्वेश्चन। सर जो स्विंग मशीन है हाउसवाइफ की तरफ से परचेज की गई है, फिर वो कैसे इन्वेस्टमेंट होगी? वो कैसे इन्वेस्टमेंट होगी? कहाँ पे है वो इन्वेस्टमेंट? सर पहले किया है क्वेश्चन मैंने, तब भी क्वेश्चन पूछा था तो आपने बताया था कि वो इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि जो वो हाउस वाइफ है, 2 बातें हो सकती हैं यहाँ पे, और आपको बहुत सारे आंसर में कॉन्ट्रडिक्शंस भी मिलेंगे। तो वी विल बी गोइंग विद द कन्वेंशनल वे। जो हाउस लेडी है वो उस क्या कहेंगे सीविंग मशीन को यूज करके कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रही है, इसलिए उसे इन्वेस्टमेंट मानते हैं। हाउस लेडी जो है उस सीविंग मशीन को यूज करके कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रही है, इसलिए उसे हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अब थोड़ा बहुत आपके मन में ये बात आ रही होगी कि यार सर ने तो आंसर बना दिया है ना, तो इसका एक फर्दर, हाँ समझता हूँ बेटा, मैं हर तरीके से आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आप इकोनॉमिक्स को बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़े। हाँ, साइकोलॉजी भी मैंने पढ़ी हुई है मास्टर्स तक, तो मैं थोड़ा सा ना समझ जाता हूँ चीजों को। सच में साइकोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है, आप लोगों को मैं सचेत कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। समटाइम्स आई कैन, और इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो पता लग जाता है आपकी आंखों से कि आपने इस आंसर को एक्सेप्ट किया है, या क्योंकि मैं टीचर हूँ इसलिए आपने उसे एक्सेप्ट किया है। और मैं दूसरे वाला ऑप्शन कभी भी नहीं चाहता। मैं टीचर हूँ इसलिए आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट ना करें जब तक आप उसे समझ ना जाए। यू कैन आस्क मी 10 times, you can ask me 20 times and I really kind of feel good about it.
तो अब इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन सुनिए, मैंने ऐसा क्यों कहा है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोन लेते हैं ना बैंक से, अगर एक कंज्यूमर बैंक से लोन लेगा तो वो हमने कैटेगराइज कर दिया कि भाई ये तो हमेशा कंजम्पशन पर्पस के लिए लेगा, एक सिंगल हमने उसे कर दिया। अगर आपको याद हो ये वाला डिस्कशन, हमने इसे ऐसे लिखा हुआ है, आप देखिएगा बुक में या नोट्स में, मैंने लिखाया भी था आपको कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं, हम का मतलब हाउस होल्ड सेक्टर, तो हम हमेशा मान के चलते हैं कि भाई ये कंजम्पशन पर्पस के लिए होगा। लेकिन समटाइम्स लेट मी से 10% वो कंजम्पशन पर्पस के लिए नहीं होता। आप क्या करते हैं, मैंने ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में खुद देखा है, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा। आप बैंक से लोन लेते हैं बिजनेस करने के लिए, और आपने लोन कैसा लिया है, पर्सनल लोन। हर हाउस होल्ड जो है वो बैंक से लोन जो लेता है वो कंजम्पशन के लिए नहीं लेता है, कभी कभी वो बिजनेस करने के लिए भी लेता है, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है और नेशनल इनकम बढ़ती है। फिर भी हम उस लोन को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। वाई? क्यों? क्योंकि हमने जनरलाइज किया हुआ है चीजों को समझने के लिए कि अगर एक कंज्यूमर लोन ले रहा है तो वो हमेशा कंजम्पशन पर्पस के लिए लेगा और उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। सेम जो मैंने पहले वाला आंसर दिया था, तो चीजों को हमने जनरलाइज किया हुआ है। एक ही चीज के आप 3 यूज दिखा सकते हैं, 3 तरीके से आप उसे यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने चीजों को आसान बनाने के लिए, आसानी से समझने के लिए उनका जनरल क्लासिफिकेशन किया हुआ है, which goes valid or which is valid, which is not correct. Correct and valid are 2 different things. Which is valid at grade 11th and 12th level. समझ रहे हैं? यही चीज जब आप ग्रेजुएशन के लेवल पे पढ़ेंगे तो कुछ चीजें यहाँ से चेंज पढ़ेंगे, सारी की सारी तो नहीं, लेकिन 10% यहाँ से चेंज पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी वैसे वैसे आपका स्कोप ऑफ सब्जेक्ट भी बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको चीजों को बहुत ज्यादा तरीकों से देखने की आदत हो जाएगी। इस तरीके से होता है ये। तो पर्टिकुलर चीजों को हम जनरलाइज कर लेते हैं, हालांकि हमेशा वैसा ट्रू या करेक्ट नहीं होता है, लेकिन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में वो वैलिड होता है, उसे सही मान लिया जाता है। तो बहुत सी बार ऐसे होता है कि हम 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए का लोन लेते हैं और कोई छोटी सी शॉप स्टार्ट कर लेते हैं जो कि एक बिजनेस एक्टिविटी है, लेकिन हम कंज्यूमर हैं, हाउस होल्ड हैं, हमने बैंक से लोन लिया है, तो उसे कंजम्पशन पर्पस समझा जाएगा और उसके इंटरेस्ट को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। व्हाई इज दैट? Although we can see by our own eyes that we are doing a business, because we have generalized things for better understanding, for easy understanding. बहुत सी जगहों पर आपको ये कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा, ये मतभेद बोलते हैं इसे हिंदी में, पंजाबी का मुझे नहीं पता है, हिंदी में इसे मतभेद बोलते हैं। ये मतभेद देखने को मिलेगा कि एक ही चीज सही नहीं है, मतलब करेक्ट नहीं है लेकिन वैलिड है। समझ रहे हैं आप? ऐसे होता है। वो लेडी वाला एग्जाम्पल आप यहां से कोरिलेट करके देख सकते हैं, वो मैंने बनाया नहीं था तभी के तभी। ऐसा होता है, चीजों को जनरलाइज्ड करते हैं हम लोग आसानी से समझने के लिए। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू आस्क? एनी अदर क्वेश्चन? और अपने दोस्तों से बोल दीजिए कि अटेंडेंस रजिस्टर हो रही है, अटेंडेंस चेक होगी। जितने भी दोस्तों से आपकी बात होती है, और you need to be regular in the class. Okay, I am seeing no raised hands. Shall I end the class? Rhythm Thakur, shall I end the class? Thank you very much. मुझे पता था सबसे पहले यस कौन कहेगा। Yes, thank you very much. So have a nice day. There are more and more cases of corona. Don't go out. Thank you very much for joining. See you tomorrow. Take care, beta.